वन में हमारा ऑलरेडी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और हमारे जनरली ये डिस्कशन होते हैं, ठीक है। आज मैं आपको पार्ट 2 के बारे में बताना की कोशिश करता हूं बेटा, तो अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है आज, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन से रिलेटेड आता है। किससे आता है बेटा? इंपोर्टेंट डेफिनेशन से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं अगर मैं बात करूं यहां पे इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस। तो सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस में अगर नंबर 1 बात करते हैं, पहला नंबर पे आता है हमारा रेजिस्टेंस। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हम बचपन की क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास में, 9th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होता है सर? पहली बात तो रेजिस्टेंस हमारी आर की नोटेशन होती है, यस या नो? यहां पे मैंने क्या बोला? आर हमारी नोटेशन होती है रेजिस्टेंस की। अगर इसकी डेफिनेशन को 1 मिनट में क्लियर किया जाए तो इसकी डेफिनेशन को 1 मिनट में क्लियर कर सकते हैं। द opposition offered by the flow of current, ओके जी, फ्लो ऑफ करंट। ओके बेटा, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि जो करंट के चलने में क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, उसको रोकता है, उसको क्या बोलते हैं हम यहां पे? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन तो आपकी पूछी नहीं जाएगी, यहां पे सिंपल आपको याद रखना होगा सर हमारा फॉर्मूला, और हमारे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिनको बोले जाते हैं ओम्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको हम? ओम्स लॉ। ओम्स ने अपना एक लॉ दिया और ओम्स लॉ ने बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। ये हमें ओम्स ने अपना लॉ दिया था और ओम्स लॉ से क्लियर हो जाता है। ओम्स लॉ ने बोला था ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, और हम यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। अब मुझे यहां पे कैलकुलेट क्या करना होगा? SI यूनिट। तो देखो बेटा, अगर मुझे इसकी SI यूनिट कैलकुलेट करनी है तो SI यूनिट इसकी 1 मिनट में आपको पता होनी चाहिए। ओम होती है इसकी SI यूनिट। ये तो इसका नाम हुआ, सिंबल इसका बेटा कुछ ऐसे होता है। ओके बेटा, यस या नो? यहां पे हमारा ओम्स लॉ क्लियर हो गया। ओम्स लॉ ने हमको बोला कि V इज इक्वल टू IR होता है और रेजिस्टेंस हमारा V अपॉन I हो जाता है। ये हमारा वही कॉन्सेप्ट है जो हमने 10th में पढ़ा था। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब हमको एक बात पता होनी चाहिए यहां से, सिंपल सा बचपन में ये भी पढ़ा था हमने कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ। जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहां पे हमारा ये दो के कॉम्बिनेशन से अगर मैं यहां पे बताऊं तो हमारा जो R हो जाएगा, R इज इक्वल टू V, R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं। पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L अपॉन में A, L अपॉन A हम लिख लेते हैं यहां पे। तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल मैं बोल सकता हूं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये हमारा फॉर्मेशन यहां पे आ गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां पे हमारा रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो हमारा यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिविटी को। अगर मैं बात करूं यहां पे मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन की, तो नेक्स्ट डेफिनेशन लेके चलते हैं यहां पे हमारा रेजिस्टिविटी। रो हमारी होती है रेजिस्टिविटी। रो हमारी रेजिस्टिविटी होती है सर। अब रेजिस्टिविटी को बताना सर, रेजिस्टिविटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका बेटा एक दूसरा नाम भी होता है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखें। जनरली ये रेजिस्टिविटी के नाम से नहीं आता है, ये हमारा आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारा हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया सर, आगे बताना थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। इसकी नोटेशन अभी आपने बताई हमें रो होती है, इसकी नोटेशन हमें बताई आपने रो होती है, तो 1 मिनट में मैंने लिख दिया सर रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। और बेटा इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मान लेता हूं मैं, मेरे पास फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। मैंने क्या किया? लेंथ बेटा मैंने कितनी ले ली? 1 सेंटीमीटर।
किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर की लेंथ मैंने 1 सेंटीमीटर ले ली है और मैंने एरिया कितना ले लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैंने लेंथ और एरिया दोनों को मैंने यूनिटी कंसीडर किया है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने यूनिटी कंसीडर किया, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो, यहां पे हो जाएगा 1 और यहां पे भी हो जाएगा 1, 1 से 1 कट गया, तो रो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है जी, ये आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया है। अब इसकी डेफिनेशन आपको 1 मिनट में क्लियर हो जानी चाहिए। इसकी डेफिनेशन आपसे कहती है कि सर ये वो रेजिस्टेंस होता है जब आप लेंथ और एरिया दोनों को यूनिटी कंसीडर कर लेते हैं। तो सी इट इज डिफाइंड एज that resistance when length and area of the conductor is taken as unity। आपने क्या किया है बेटा, यहां पे बोलो क्या किया है, आपने लेंथ और एरिया को 1 यूनिटी ले लिया है, तो आपकी रो किसके इक्वल हो जाती है, रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाती है। यही होगी इसकी सीधी सी डेफिनेशन। अब आप बोलेंगे सर क्या हमें एग्जाम में पूछा जाता है, क्या हमें सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेशन? कभी नहीं पूछी जाती। ठीक है, डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की कभी नहीं पूछी जाती। जनरली हमें फॉर्मूले से डील करना होगा यहां पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। तो सिंपल आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा यहां तक। मैं इसकी यूनिट एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ओके, हम इसकी एक्सप्लेन कर देते हैं अब यूनिट। सर मैं इसकी यूनिट एक्सप्लेन कर दूं, एसआई यूनिट। तो सर एसआई यूनिट कैसे चर्चा करेंगे, देखो एसआई यूनिट के बारे में कैसे तो एसआई यूनिट हमारी निकलेगी R इज इक्वल टू रो। आपने यहां पे लेंथ कितनी ली हुई थी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितनी ली थी आपने 1 सेंटी। आपने यहां पे क्या किया, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दिया, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। अब देखते हैं हमें रो की तो यूनिट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। R की यूनिट क्या होती है, ओम। हमारे पास रो की मुझे यूनिट निकालनी है, मैंने लेंथ को किस में लिया हुआ है, सेंटीमीटर में, और एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर काटा, बच गया क्या, जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया बच गया ओम सेंटीमीटर। ओके, सिंपल वी कैन से OHM SCM, OHM SCM। This is the ohm centimeter. It is the unit of resistivity. Done? Any problem in this topic? तो हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों को अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, अच्छे से हो रहा है बेटा, देखो टॉपिक आप टेंशन ना लें, बिल्कुल अच्छे से टॉपिक होगा। ये लो नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड डेफिनेशन। व्हाट इज द थर्ड डेफिनेशन? दो तो डेफिनेशन वो थी जो 10th में ही पढ़ के आए हैं। अब हमारी नई डेफिनेशन आ रही है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं बेटा ये कंडक्टेंस, उसकी नोटेशन वहां पे अलग होती है। यहां पे जो कंडक्टेंस होता है ये हमारा कैपिटल जी होता है। क्या होता है, ये हमारा कैपिटल जी होता है। कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, प्लीज ये बात आप याद रखना। कंडक्टेंस हमारा हो गया कैपिटल जी। अब ये क्या होता है, ये क्या भला है सर? 1 मिनट में डेफिनेशन को पढ़ो। सबसे पहले डेफिनेशन, कुछ भी नहीं करनी, पहले इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो होता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो 1 मिनट में डेफिनेशन क्लियर हो गई। रेजिस्टेंस का उल्टा आपका कहलाता है रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। तो सर फॉर्मूले में डील करेंगे तो G इज इक्वल टू 1/R। हमेशा ये बात आपको याद रखनी होगी, G इज इक्वल टू 1/R। सर यूनिट, SI यूनिट देखिए बेटा यहां पे प्लीज। SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप SI यूनिट से बता देंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये रेजिस्टिविटी गिवन है, या ये कंडक्टेंस गिवन है। ओके, तो ये आप SI यूनिट से ही बता देंगे। तो देखो जी, सर G का फॉर्मूला अभी आपने बताया क्या, 1/R।
आर। ओके, नाउ हम यहां पे आर की वैल्यू पुट कर दें तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर की अगर मैं यूनिट लिखूं तो ओम होती है। तो बन गया क्या, ओम इनवर्स, ऐसे लिख दो, या OHM ऐसे लिख दीजिए इनवर्स। और इस ओम इनवर्स को ही क्या बोला जाता है, कैपिटल एस। कैपिटल एस होता है आपका साइमन। तो ये हो गई आपकी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ओम इनवर्स। सेंटीमीटर आप ओम इनवर्स लिख दीजिए, साइमन लिख दीजिए, या फिर सिंबल में इनवर्स लगा दीजिए। ये आपकी यूनिट बन जाती है, किसकी यूनिट बन गई, कंडक्टेंस की यूनिट बन गई है। ओके ओके, ठीक है बेटा, देखते जाइए बेटा आगे। आगे का भी तो सफर बहुत लंबा है, बहुत लंबा सफर है इसमें। ये तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारी चल रही हैं। अब इसका एक फॉर्मूला सर, चलो ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया सर, हमको पता है एज वी नो, क्या जानते हैं हम तो सर ये जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, रो एल अपॉन ए की कहानी तो 10th वाली है। और जैसे ही इस वैल्यू को यहां पे पुट किया जाएगा 1 मिनट में दूसरे फॉर्मूले से हम रूबरू होंगे, और वो फॉर्मूला होगा हमारा क्या, 1 अपॉन रो ए अपॉन एल। ये बन गया एक फॉर्मूला नया। अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, देखो ये बात कि 1 अपॉन जो रो होता है ना, इसको कंडक्टिविटी कापा बोलते हैं, कापा के को क्या बोलते हैं, कप्पा। कप्पा या कापा एक ही बात है, कुछ भी बोल दो आपकी मर्जी। कंडक्टिविटी होती है, जैसी आप वैल्यू यहां पुट करेंगे तो G इज इक्वल टू के ए अपॉन एल। ये हो गया आपका कंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपने क्या किया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर कर दिया। नंबर 2 पे आपने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया, ये आपके बन गया G। फिर आपने क्या किया बेटा, यहां पे आपने 1 अपॉन रो की वैल्यू कापा पुट कर दी, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई K। तो अब हम जो डील करने वाले हैं वो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है नंबर 4, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अभी बताया था मैंने, कापा को कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये कंडक्टिविटी से हमको डील करना होगा। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक। क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस याद रखना, ये हमारी कंडक्टिविटी है और इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, याद रखना बेटा आप लोग, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का सिंबल के होता है और इसकी डेफिनेशन होती है द रेसी, देखो देखो ऊपर भी लिखी हुई है, ऊपर भी लिखी हुई है 1 अपॉन रो द रेसिप्रोकल, क्या उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, बोलिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हम ये बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी कंडक्टिविटी आ गई सर। अगर फॉर्मूले को डील करूं, मैं फॉर्मूला बताऊं तो देखो आपका पास फॉर्मूला क्या आता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। और यहां पर आपको मैं SI यूनिट से भी डील करा देता हूं। देखो जी, अगर मैं SI यूनिट आपके पास यहां लूं तो SI यूनिट को 1 मिनट में डील कर लेंगे कि सर आपका जो SI यूनिट आएगा, SI यूनिट अगर आएगा K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो क्या होता है, रो होता है हमारा, रो क्या होता है, ओम सेंटीमीटर्स। रो क्या होता है, देखो 1 अपॉन रो की वैल्यू क्या है, पीछे पड़ी अभी, ओम सेंटीमीटर्स। तो यहां पे हमारा क्या आएगा, ओम सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या आएगा हमारा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जरूरी नहीं है कि आपको यूनिट सेंटीमीटर में गिवन हो, मीटर में भी गिवन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यूनिट दोनों बन जाएंगी, या तो आप ये बोल दीजिए या फिर आप ओम को क्या बोल सकते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर। साइमन पर सेंटीमीटर, या फिर मीटर में लिख लो। ये लो, कुछ बच्चे तो ये कह रहे हो सर मीटर में बताना, मीटर में बताना। यस या नो, मन में डाउट आ रहा है बेटा, मन में डाउट आ जाता है सर क्या मीटर में हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइमन पर मीटर, साइमन पर सेंटीमीटर। लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, हमारा क्वेश्चन इजी से कैलकुलेट हो जाता है। यहां तक कोई डाउट, अच्छे से हमने पढ़ लिया है रेजिस्टिविटी को। आगे थोड़ा चलते हैं रेजिस्टिविटी की तरफ, नेक्स्ट आगे चल जाते हैं थोड़ा सा सर रेजिस्टिविटी को थोड़ा और डीपली। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, देखो दोबारा से
के का फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूं मैं, के इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रो। फॉर्मूला नंबर 1, क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉर्मूला या विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर कंडक्टिविटी। कापा के लिए कौन सी रिलेशन सही है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिना झिझक पूछा जा सकता है। तो प्लीज आप कंसंट्रेशन बना के इस क्वेश्चन को देखना। क्या यह हो सकता है? यस सर, ये तो डेफिनेशन में ही है। दूसरा, आपने पढ़ा था G इज इक्वल टू के ए अपॉन एल। जैसे ही मैंने किया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारा सेकंड फॉर्मूला प्रकट हो गया। याद रखना, प्रकट हो गया बेटा सेकंड फॉर्मूला। प्लीज आप इस बात को याद रखना। देखो हमारा सेकंड फॉर्मूला भी आ गया। तो क्या ये फॉर्मूला है? यस सर, पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला गया। दोनों रिलेशन बिल्कुल करेक्ट रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट रिलेशन है। तीसरा फॉर्मूला भी हो सकता है सर। यस, कुछ बच्चे तो पता है एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं या किसी और बुक से पढ़ लेते हैं, यहां पे ऐसे करके जी स्टार मेंशन होता है, जी स्टार। क्या ये करेक्ट, ये क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? यस सर, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सर हमें तो जी स्टार का पता ही नहीं है, जी स्टार क्या भला है? अभी बता देता हूं, 1 मिनट में बता देता हूं आपको मैं जी स्टार क्या होता है। आपका जो नेक्स्ट डेफिनेशन अगर मैं डील करूं, आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिल्कुल डेफिनेशन। जी स्टार मतलब डिफाइन। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, तो क्वेश्चन आएगा डिफाइन सेल कांस्टेंट। तो आप 1 मिनट में डिफाइन कर देंगे। कैसे सर? जी स्टार इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। बिल्कुल डेफिनेशन आपने एक्सप्लेन कर दिया। सर ये रेशियो होता है किसका? लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर। लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्या इसकी भी एसआई यूनिट होती है? क्या इसकी भी कोई एसआई यूनिट होती है? होती है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी भी एक एसआई यूनिट होती है, और वो क्या होती है? बोलो क्या होती है? वो होती है सर लेंथ को सेंटीमीटर में, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर काटा, क्या कर दिया? काटा, बचा क्या? सेंटीमीटर इनवर्स। बच गया आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स। क्या मीटर इनवर्स हो सकता है? यस सर, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस भी आंसर में आपको लिखा हो सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, तो समझ जाना आपको यहां पे कंसंट्रेशन गिवन, सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो ये तीनों रिलेशंस बिल्कुल सही हैं। किसके केस में? आपके कंडक्टिविटी के लिए रिलेशन बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशंस। अब आती है कहानी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था कि ये कब आए और कब मैं इस पे टूट पड़ूं। ये कब आए और कब मैं इस पे टूट पड़ूं। तो टूट पड़ते हैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कीप इन माइंड, KIP लिख सकते हैं आप इसको। मोलर, क्या बोलते हैं इसको? मोलर कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, किसी की पूछे ना पूछे, यहां से इस डेफिनेशन को जरूर पूछ लिया जाता है। सेल कांस्टेंट और दूसरे नंबर पे मोलर कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कई बार तो इसकी नोटेशन आपको ऐसे मिलेगी, बिल्कुल नहीं घबराना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मिल सकती है। यस सर, मिल सकती है। दूसरी नोटेशन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ऐसे करके, ऐसे पूरा लैम्डा बनाओ। ये हाफ लैम्डा एनसीईआरटी में बना हुआ है, हाफ लैम्डा ऐसे करके बना होता है, इसको मैं पूरा लैम्डा बना सकता हूं। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऊपर C लगा देते हैं और यहां पे M, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज आप ये बात याद रखना, ये तीनों की तीनों नोटेशन एक ही हैं। या तो लिखा हुआ आपके पास क्या? लैम्डा M, लैम्डा M, लैम्डा CM। यहां पे जो C क्या है? C यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है। मैं बताऊं आपको, डेफिनेशन बाद में बात कर लेते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं लैम्डा M। चलो पहले डेफिनेशन क्या होता है। ये मोलर कंडक्टिविटी हमें कैसे पता लगेगा क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी? तो 1 मिनट में आपको याद हो जाना चाहिए। ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन था, इसका वॉल्यूम कितना है जी? मान लेता हूं 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब इस 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में तुमने ऐड कर दिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या बला है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है
जो आयंस में टूट जाए। ओके, आपको पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, सीधा सा बोल सकते हैं ना, यस या नो। मतलब जो सब्सटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम? बोलो, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट रहा है, बहुत अच्छे से टूट जाता है। अब यहां पे जो आयंस बनेंगे इसके अंदर, कौन कौन से आयंस होते हैं? जिसको नहीं पता वो भी सुन लो, कौन कौन से आयन बनते हैं वो भी सुन लो। कैटायंस बन सकता है, एनायंस बन सकता है, तो इसमें कैटायन भी बन सकता है, इसमें एनायन भी बन सकता है। प्लीज आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, इसमें कैटायन भी बन सकता है, इसमें आपका एनायन भी बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आयंस हैं, ये जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें क्या पता कितने आयन हैं? तो बहुत सारे आयंस मिलके उन सारे आयंस का जो कंडक्टेंस है, टोटल कंडक्टेंस है, उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, एक अपनी लैंग्वेज में लिखो, इट इज द कंडक्टेंस, ओके, ऑफ ऑल दी आयंस, सारे आयंस, all the ions produced when, all the ions produced, okay, सही लिख रहा हूं मैं, when 1 mole of electrolyte, जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को is dissolved in V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ, V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कहने का यह हो गया कि V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब ऐड करते हैं तो उसके जो आयंस बनते हैं उनका जो कंडक्टेंस है उसी को बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोलर कंडक्टिविटी हम बोल देते हैं। तो डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मींस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब आप V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डिसॉल्व करते हैं ना, तो उसका जो टोटल आयंस बनते हैं उन टोटल आयंस का कंडक्टेंस ही आपका कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी। उन्हीं को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। डेफिनेशन तो हो गई, और कुछ हो सकता है इसके बारे में? बिल्कुल हो सकता है। यह कहता है बेटा लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है बेटा डाइल्यूशन। जितना ज्यादा पानी बढ़ाते जाते हैं, अगर आप टेबल सॉल्ट ले लें, घर वाला टेबल सॉल्ट, और आप 1 किलो सॉल्ट को, आप 1 केजी सॉल्ट को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या सारा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, कुछ रह जाएगा। और पानी मिलाओ और डिसॉल्व, और पानी मिलाओ और डिसॉल्व। तो जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करेंगे यहां पे? अब हम क्या करेंगे देख लो, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटा दो साइन, कांस्टेंट लगाया जाता है यहां K और V। क्या ये फॉर्मूला सही है? बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हमें पता है, एज वी नो, जैसा कि हम सब लोगों को पता है, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन या कैपिटल M, सुन लो बेटा, कैपिटल M लो दो या कैपिटल C लिख दो, उसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी अपॉन वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी अपॉन वॉल्यूम होता है, और यहां पे मुझे पता है N की वैल्यू क्या है? 1 मोल। क्वेश्चन डेफिनेशन में बोल दिया, तो M इज इक्वल टू 1 अपॉन V हो गया 1 अपॉन M, V हो गया 1 अपॉन M। तो आपने इक्वेशन 1 को कर दिया यूज, कर दो, वो इक्वेशन 1 को लिया तो लैम्डा M आपके पास निकल के आया K इंटू 1000 इसलिए लगाया बेटा क्योंकि यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां पे C भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल M भी लिख सकते हैं। ये बन गया आपके पास फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का। न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, लैम्डा M इज इक्वल टू K इंटू। अब देखो बेटा यहां C क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी आप निकाल रहे, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो इसकी SI यूनिट बता देता हूं मैं आपको। देखो जी, अगर इसकी SI यूनिट की बात करूं मैं, SI यूनिट, इसकी SI यूनिट की जब हम बात करेंगे तो लैम्डा M इज इक्वल टू,
हाँ जी बेटा, के की यूनिट क्या होती है मैंने बताया था, साइमन पर सेंटीमीटर या ओम पर सेंटीमीटर, बोल सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, इसकी क्या ली मैंने, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, बन गया क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके पास या तो ऐसे लिख दो आप, या लिख दो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आपकी यूनिट बन गई है, आपकी किसकी यूनिट बन गई, मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी डन हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह साफ है सब कुछ। एक फॉर्मूला ये बना और एक फॉर्मूला ये बन गया, क्लियर है, ओके। नाउ आगे आगे चल देते हैं, अब हम आगे चल देते हैं, और आगे का कॉन्सेप्ट है बहुत, अभी एक और कहानी रह रही है, अभी तो कहां जा रहे हैं, अभी तो हम इसमें एक कहानी की और डील करने वाले, जिसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अब ये क्या बला है सर, इसको भी हमें बताइए। बता देता हूं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, एम की जगह बस क्या आएगा, एम की जगह बस क्या आएगा, लैम्डा इक्यू। लैम्डा इक्यू आएगा बेटा, लैम्डा इक्यू क्या होता है, लैम्डा इक्यू होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये आपको क्या बताती है, जैसे आपने उस डेफिनेशन में 1 मोल लिखा था, बस यहां पे क्या लिखेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे बेटा, बोलो, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन का बेटा, व्हेन, जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यहां पे ऐड कर देते हैं, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहां पे आएगा, क्या आएगा बेटा यहां पे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब, वो तो सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही कहानी हो गई जो पीछे थी, मतलब लैम्डा इक्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और ये हो गया आपका वही कॉन्सेप्ट डाइल्यूशन। जितना पानी बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। आगे की कहानी क्या कहेगी, आगे की कहानी कह रही है कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन हटाई लगाओ, इक्वल टू लगाओ, V हो गया, और V को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। क्या V रहेगा, नो नो गलती, यस यस, या बेटा बोलो, या ये हमारा हो गया, बिल्कुल सही है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। यही हम करते, गलती कर रहे थे बेटा हम यहां पे, गलती ये कर रहे थे, आप के को तो भूल ही रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना होगा, तो ये हमारा हो गया। अब आपने इसको फॉर्मूले को ओपन कर देना है, k इंटू 1000 अपॉन n। कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं ये n कहां से आ गया, हमें कैसे पता लगेगा, नॉर्मेलिटी आएगी, तो वो आपका डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूं। डाउट ये है ये n कैसे आया बेटा, क्योंकि नॉर्मेलिटी, n क्या होती है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसके, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा बोलो। एक काम करता हूं, इसे वेट हटा देता हूं मैं, अब ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, क्या आ जाएगा बेटा यहां पे बोलो, यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम, ये लो ये लो। अब n की वैल्यू क्या है, 1 है, ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, ये रहा देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ओके जी। तो हमारी नॉर्मेलिटी क्या आ गई, 1 अपॉन वी को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन n, और यहां पे रख दिया था, और यूनिट कन्वर्जन के लिए आपने इसका निकालने यहां पे 1000 लगाया था, SI यूनिट, ओके। SI यूनिट को भी डील करो, SI यूनिट को भी डील करो सर, बताना हमें SI यूनिट कैसे निकालेंगे, कुछ इसके बारे में भी बताइए हमें, SI यूनिट के बारे में बता देंगे, आपने 1 मिनट में निकाल दी, के की साइमन पर सेंटीमीटर, ओके ओके जी, क्लियर। यहां पे डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक काम करो, पूरी यूनिट मत निकालो, आप इसको डायरेक्टली लिख लो, जैसे वहां पे थी ना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, वो तो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा,
उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जहां पे मोल इनवर्स लिखा है वहां पे लिख दो बस इक्विवेलेंट इनवर्स, इतना सा डिफरेंस होता है यूनिट्स में। वहां पे तो मोल इनवर्स होता है, यहां पे आपका इक्विवेलेंट इनवर्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी क्लियर हो गई। अब दोनों में रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन, देखो जी, देख लो जी अच्छे से, रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई क्यू एंड लैम्डा एम, दोनों में रिलेशन की बात करते हैं। जब हमने दोनों में रिलेशन निकालना स्टार्ट किया तो मुझे पता है लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला k इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैंने क्या किया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा दिया, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कहता था n, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कहता था n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ये लो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कहता था क्या, n फैक्टर इंटू नॉर्मेलिटी। बहुत बढ़िया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपका कहता था बेटा n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। अब आपने क्या किया, आपने कर दिया लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। यस या नो? अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आप सुनो 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 सुनो, यस 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 बेटा, देखो ये आपका जो फॉर्मूला बना है ना, इसमें ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी को ही मोलैरिटी बोलते हैं। आपने इस वैल्यू को जैसे ही यहां पे यूज करा तो लैम्डा एम इज इक्वल टू आ गया लैम्डा ई क्यू का लैम्डा एम अपॉन में एन फैक्टर। यहां पे आपका जनरली बेटा इलेक्ट्रॉन से बहुत लेना देना है, वही आपका एन फैक्टर होगा। ये बात आप याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। ये आपका दोनों में रिलेशन निकाल दिया मैंने। किस किस में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे तो मोलर निकल जाएगी, मोलर दे रखी है तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। ठीक है जी, थोड़ी सी कहानी को अगर आगे लेके चलें तो अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, प्लीज ध्यान से देखें। हमारे पास होता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। थोड़ी सी हमने इंटरेस्टिंग बात यहां पे बहुत आएगी, मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है आपने क्या ले रखा है कि सॉल्ट का जो अमाउंट है, जैसे आप टेबल सॉल्ट घर में आप नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, नींबू पानी में पहले आपने चीनी घोली तो मीठा पानी बन गया। अब उस मीठे पानी में क्या किया आपने, पहले वो 1 लीटर वाटर बनाया, आप उसमें 10 लीटर पानी और कर दो, क्या होगा, क्या होगा, उसकी मिठास बहुत माइन्यूट सी रह जाएगी, बहुत ही नेग्लिजिबल रह जाती है। इससे ये बात पता लगी कि सर जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती तो है लेकिन एक लिमिट तक। आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाएगी, नेग्लिजिबल। अप्रोक्सीमेट जो जीरो नहीं होगी, अप्रोक्सीमेट कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा, तो अप्रोक्सीमेट वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसी को बोल देते हैं हम लिमिटिंग। लिमिटिंग क्या बोला बेटा मैंने, लिमिटिंग। या तो आप बोल दीजिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके बेटा, या तो आप क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी नोटेशन होती है हमारी लैम्डा नॉट एम। तो कुछ बच्चे इस नॉट का मतलब नहीं समझ पाते, ये नॉट नहीं है, जीरो है। वहां पे हमने क्या यूज किया था, वहां पे यूज करा था सी का मतलब है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे, और यहां पे हमारे कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेट चली गई जीरो। कितनी चली गई बेटा, जीरो चली गई, इसलिए मैंने नोटेशन में यहां पे क्या लिखा है, लैम्डा नॉट एम को लिख दिया है। नंबर 2, जैसे मैंने मोलर कंडक्टिविटी को डील किया ऐसे मैं यहां पे डील करता हूं किसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। जैसे मैंने मोलर कंडक्टिविटी को डील किया ऐसे मैं डील कर लेता हूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम ही होगा जो पीछे आपने उसमें लिखा हुआ है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
क्योंकि देखो बेटा फर्क इसमें भी वॉल्यूम से ही पड़ता है, दोनों में ही वॉल्यूम है, दोनों में ही वॉल्यूम है बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, याद रखना दोनों में ही आपका क्या है, वॉल्यूम है। इसको क्या बोल दूंगा मैं, बोलो इसको क्या बोलूंगा, जैसे वहां पे लिमिटिंग मोलर लिखा था, यहां पे लिख देंगे हम लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसी की तरह हो गई बेटा। तो यहां पे भी हम क्या लगा देंगे, लैम्डा नॉट EQ लगा देंगे। तो यहां पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, नॉर्मल मोलर में और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, वहां पे आपने नॉर्मल डाइल्यूशन रखा था, यहां पे आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है, और यहीं पे आपका क्या आ जाता है, आपकी ये आती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, लेके चलता हूं कहानी को, ये लो कॉलरॉश लॉ, प्लीज इसको ध्यान से देखना, कॉलरॉश लॉ को। पहले तो मैं इसका प्रिंसिपल बता दूं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, मतलब आयंस जो है वो अपने आप फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर, कोई आगे, कोई पीछे, कोई नीचे। इससे बात ये पता लगी कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन है, आयन किसी भी सॉल्यूशन में फ्रीली मूव करते हैं। क्या बताया बेटा इन्होंने बताया इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, बता दिया हमें किसने, कॉलरॉश ने। और उन्होंने, अभी मैं आपको डेफिनेशन तो बाद में, पहले बताता हूं क्या कहता था। ये कहता था, ये क्या हो गई बेटा NaCl की, NaCl को मैंने लिखा है देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी की, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा नॉट MNA+, आप लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। यही कहता था बेटा कॉलरॉश लॉ। सुन लो बेटा, निकल गई डेफिनेशन, ओहो यही तो डेफिनेशन थी, एक इसी पे ही डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ये कहता था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तो आप कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर कैटायन और एनायन। यही कहता था आपका कौन, NaCl को आपने Na+ और Cl- की फॉर्म में लेगा। यही आपको, इसको तुमने एक्सप्रेस किसकी टर्म में किया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की टर्म्स में, तो आप उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, सम ऑफ कैटायन प्लस एनायन। ओके जी, ये आपको बताता था कौन, कॉलरॉश लॉ। तो कॉलरॉश लॉ की डेफिनेशन को हम अगले पेज पे डील कर लेते हैं। कॉलरॉश लॉ, उन्होंने बोला, देखो बेटा होता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी है, लेकिन CBSE बोर्ड में आपका जनरली मोलर कंडक्टिविटी से ही बहुत लेना देना है, तो आप मोलर पे ही फोकस करिए। इसी की डेफिनेशन को अगर NCERT लैंग्वेज में लिखा जाए तो बोल सकता है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सुन लो, यहां पे ये भी बोल सकता हूं मैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं सर हमें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताया था, और हमारे स्टेटमेंट में आ गया क्या, एसर्शन रीजनिंग में, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें तो नहीं बताया, दोनों एक ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा उसमें, आप दोनों को एक ही बोलेंगे, या तो आप बोल दीजिए द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके जी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख दिया ब्रैकेट में, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड, बोला जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या बोल सकते हैं आगे, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम मतलब जोड़ना, एडिशन करना, सब जानते हैं सम के बारे में, एज द सम ऑफ
इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंडिविजुअल स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस हो जाती है, कोई बात नहीं, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ देयर कैटायंस, क्या लिया बेटा मैंने यहां पे, कैटायंस एंड एनायंस, लिख दी डेफिनेशन। तो इंडिविजुअल सम होता है बेटा कैटायंस और एनायंस का, क्या आपकी क्या बेटा बोलो, अरे ये तो रफी हो गया, ओहो कमबख्त रेजर भी ना। ओके, ये हमारा हो गया कोलरॉस लॉ की डेफिनेशन। सर कुछ एग्जाम्पल से इसको मैं आपको क्लियर कर दूं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl को लिख सकते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो ये क्या हो गया, कोलरॉस लॉ की रिप्रेजेंटेशन हो गई, यस सर हो गई। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 को मुझे लिखना है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है सर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, बिल्कुल नहीं सर, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि AgNO3 हमारा Ag प्लस और NO3 में ही टूटेगा। ओके, क्या हम कॉपर के लिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का पहले लिख लेते हैं, मेरा फेवरेट है मैग्नीशियम सल्फेट, इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, द मैग्नीशियम सल्फेट इज माय फेवरेट, तो लिख दिया मैंने इसको भी, लिख दिया इसको भी। अब देखो क्या कॉपरस, कुछ बच्चे इस पे अटक जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल नहीं घबराना, आपने कॉपर 2+ लगा, अब यहां पे कितने Cl माइनस निकलेंगे, 2, कितने निकलेंगे, 2, तो बेटा 2 को हम लिख देंगे आगे और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ठीक है, स्टोइचियोमेट्री आगे आ जाती, जैसे कि एक और लो, एक और लो, ये लो क्वेश्चन एक और, जो बच्चे डर गए थे कैसे लिखा सर हमने ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+, लिख दिया मैंने कैटायन को, और यहां पे 3 से करा मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो ये हो गए आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ये सब के सब आपको बता रहे हैं कि कोलरॉस लॉ क्या कहता था। कोलरॉस लॉ बोलता था कि आप सारे इलेक्ट्रोलाइट को उनके सम के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है जी, ये कोलरॉस लॉ हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है सर इसका न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा होगा, किसका दे रखा है, जनरली इसका दे रखा है, किसका बेटा, MgSO4 का दे रखा है बेटा, MgSO4 का दे रखा है एनसीईआरटी में, और आपका CuCl2 का भी दे रखा है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन देते हैं जी, क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन की फॉर्म कि जी आपको गिवन दे रखा है, क्या गिवन, सॉरी पहले क्वेश्चन लिखते हैं, गिवन वाले कई बार बच्चे बोलते हैं गिवन तो दे देने का, चलो कर लेते हैं, कैलकुलेट द लैम्डा नॉट M4 lambda naught M of MgSO4 and cuprous chloride CuCl2, और आपको गिवन दे रखा होगा क्वेश्चन में बेटा, एनसीईआरटी में आधे अधूरे क्वेश्चंस हैं, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें आप, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट आएगा, गिवन वैल्यूज आपको कंप्लीट मिलेंगी बेटा, ये बात आप याद रखना बहुत अच्छे से। तो यहां पे गिवन आपको दे दिया, सपोज सर ये लो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+ की वैल्यू दे रखी है, एक मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊंगा, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन उसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें आप। सपोज यहां पे x दे रखी है वैल्यू बेटा, कितनी दे रखी है, x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स पर मोल, ठीक है जी, और आपको क्या दे दी उसने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट दे रखी है, सल्फेट की वैल्यू दे रखी है सपोज y साइमन सेंटीमीटर, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी दे रखी है, क्यूप्रस की, इसकी दे रखी है बेटा z, और आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस की दे रखी है कितनी, सपोज आपकी A दे रखी है, A क्या दे रखी है, A, ये मैंने वैल्यूज की टर्म में ले लिए, कोई वैल्यूज हैं मान ले तो मैंने XYZ ABCD कुछ भी मान लो, मान ले को तो कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए, सॉल्यूशन जैसे ही मैंने इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करा, मुझे क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, 1 मिनट में निकल जाएगी, जैसे हमने पीछे कहानी को दोहराया था, बार बार कैटायन एनायन का सम करो, वही कर देना है हमें बिना सोचे।
अब देखो जी, हमें क्या मैग्नीशियम सल्फेट की वैल्यू गिवन है? यस सर। कितनी दे रखी है बोलो? mg की x, इसकी कितनी रखी है? y। हो गया आंसर। सिंपल आप ऐसे ऐड कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? सिंपल आप ऐसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अगर आपको कैटायन की वैल्यू अलग दे दे, एनायन की वैल्यू दे दे, तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल देंगे उसकी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दे और आपको वहां पे या तो कैटायन की वैल्यू पूछने लगे या वो एनायन की पूछने लगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्रेशन आपको ऐसे ही लिखना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कैटायन प्लस एनायन। अगर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है तो कैटायन की निकालनी है तो एनायन को इधर ले आएंगे, कैटायन की एनायन की निकालनी है तो कैटायन इधर आ जाएगा। इस तरीके से आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहां पर एप्लीकेशंस की चर्चा करते हैं बेटा, प्लीज ध्यान से देखते जाओ। एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन की बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग। आज की वीडियो में बेटा हम सिर्फ और सिर्फ आज के पार्ट में सिर्फ हम इसकी पहली एप्लीकेशन को ही चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा से पहली एप्लीकेशन के क्वेश्चंस, फिर आपको सेकंड एप्लीकेशन, फिर हम गैल्वेनिक सेल पे आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें बेटा। ठीक है, जल्दी से खत्म कर देंगे इसको, चिंता ना करें आप। कैलकुलेशन ऑफ, और फिर एंड में एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्मूला भी बना दूंगा मैं आपके लिए, डोंट वरी। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, ओके। हमें बेटा सपोज क्वेश्चन कह रहा है बताओ इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको हो सकता है 4-5 2-3 आपको क्या दे दे उसमें, एसिड बेस या सॉल्ट दे सकता है। लेकिन मान लो ना भी दे, एक क्वेश्चन भी दे रखा है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में, देख लेना कि सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लैम्डा नॉट एम वैल्यू फॉर वाटर, कि आपको वे क्या तरीका बताओ, रास्ता बताओ। ऐसा ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो कैसे करेंगे, प्लीज ध्यान से देखें प्लीज। तो सबसे पहले जैसे हम गए सॉल्यूशन की तरफ, सबसे पहले बेटा आपको एम रिएक्शन लिखनी होगी। एम रिएक्शन का मतलब है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बेटा ध्यान से देखो बोर्ड पर। हमें सर एसिटिक एसिड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+। ये हमारी हो गई एम रिएक्शन। ठीक है जी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको यह गिवन नहीं है कि आपको किस किस को यूज करना है, आप अपनी मर्जी से लेंगे क्योंकि आपको तरीका बताना है, रास्ता बताना है। तो पहले तो आप इस कैटायन और एनायन पे नजर जानी चाहिए आपकी, इन दोनों पे। सर हमें यह बताओ ये कैटायन कहां से मिल सकता है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं बेटा, ऐसा H+ किससे मिल सकता है, HCl से मिल सकता है ना। यस सर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लिख दो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो कैटायन तो मिल गया। अब ये एसीटेट आयन कहां से मिलेगा, आपको सोचना चाहिए। 2-3 चीजें तो आपको सोचनी पड़ेंगी बेटा। मैं इसको किससे ले सकता हूं, इससे, इस सॉल्ट से यूज कर सकता हूं मैं। तो इसको मैंने तोड़ दिया कैसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+। बेटा पहली 2 इक्वेशन तो आपकी कैटायन और एनायन से ही आएंगी कि ये एनायन किससे आएगा, ऐसा कोई कंपाउंड ले लीजिए, कैटायन किससे आएगा, ऐसा कोई कंपाउंड ले लीजिए। अब आप इनको करेंगे ऐड। क्या करेंगे, ऐड। तो सर 2 चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई हैं। क्या क्या आ गई बेटा 2 चीजें, एक तो हमें Cl नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और एक हमें क्या नहीं चाहिए, Na नहीं चाहिए। दोनों को ऐड करो, Na और Cl को कर दो ऐड, वही आपका थर्ड इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखो जी, देख लो बेटा, जो आपके पास फालतू आ गए ना कैटायन, उन्हीं को ऐड कर दो, वही आपके पास थर्ड इक्वेशन में यूज होंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, कहानी है 1 और 2 को कर दो ऐड, माइनस कर दो थर्ड। तो जैसे ही आप करेंगे, देखो Cl से Cl काटा,
Na से Na प्लस काटा तो क्या बचेगा बेटा, इन दोनों को ऐड, इसको माइनस, तो मेरा आंसर आएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस, इसकी वैल्यू हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे दे बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्ट, इसको कुछ बच्चे ना डिवाइड मत सोच रहे हैं, डिवाइड नहीं है बेटा, ये डिवाइड नहीं है, ओके। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे NaCl आ जाएगा, क्या आ जाएगा NaCl इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा, इसको और इसको आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड ही मिलेगा, और इसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब ये एक तरीका हो गया, ये एक रास्ता हो गया कि आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl की वैल्यू को इसकी सोडियम एसीटेट की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा NaCl से, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। क्या आ गया बेटा, ये एसिटिक एसिड की वैल्यू आ गई है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर, देखो वाटर के लिए सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये मैं लिख देता हूं, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लैम्डा नॉट m ऑफ वाटर, एक रास्ता बताओ जिससे इसको कैलकुलेट कर ले। तो सर पहले तो जिसकी कैलकुलेट करनी है ना उसी को मान लो एम रिएक्शन, तो लैम्डा नॉट m H2O को हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा नॉट m H प्लस लैम्डा नॉट m OH माइनस। बेटा सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ये हमारी एम रिएक्शन हो चुकी है। अब मुझे इसमें क्या लेना होगा, मैं इसमें ले लेता हूं बेटा आपका क्या, H प्लस किससे मिलेगा, HCl से मिल जाएगा, HCl से मिल जाएगा बेटा, लिख दो, मैंने यहां लिख दिया H प्लस लैम्डा नॉट m Cl माइनस, लिख दिया बेटा, पहला आयन मिल गया। OH माइनस किससे मिलेगा, लैम्डा नॉट m NaOH मैंने अपनी तरफ से ले लिया। सिंपल से लो जो आपको याद है, कोई स्पेसिफिक नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे तो यही याद रहते हैं तो मैं तो इन्हीं को ले लेता हूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन में दे तो फिर तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अब दो चीजें फालतू आ गई, कौन, Na और Cl, उनको ऐड कर दो, वही आपका तीसरा इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो लैम्डा नॉट m Na प्लस लैम्डा नॉट m Cl माइनस, दिस इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहां पे मुझे ऐड करना होगा दोनों को, तीसरी को माइनस। बस बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, इसको अच्छे से कर लीजिए बस आप। इसको मैंने जैसे ही माइनस किया, Na से Na कट गया, Cl से Cl कट गया, दोनों को करना होगा ऐड, तो मेरे पास आंसर निकल जाएगा किसका, H2O का। ओके, ये कॉलरॉच लॉ की पहली एप्लीकेशन का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन और क्वेश्चंस के साथ बेटा। ओके, गुड बाय, शब्बा खैर, बाय बाय।